जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए, एक नई सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट? जिससे कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैंने प्रयास कर रखा है जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा एक होलिस्टिक एंगल पे रहेगी, ठीक है? एक इसका होलिस्टिकल व्यू रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और डेली मैं 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना रहे। और अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो 1 महीने में आपके पास लगभग 150 क्वेश्चंस होंगे, राइट? और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसको कंटिन्यू रखूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहली सीरीज़ है इसकी अबाउट द पॉलिटीज़ क्वेश्चंस, राइट? तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एक्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है? तो हम सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑल्दो इसका जो राइट आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें जो नियम दिया गया था, ये नियम दिया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा कलकत्ता में, राइट? और 1 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, दैट इज 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस बनेंगे, चीफ जस्टिस, और बाकी जो 3 हैं वो आपके जस्टिस होंगे, ठीक है? तो ये रेशियो क्या है? 1+3। तो 1 जो चीफ जस्टिस बने वो बने एलिजा इम्फे, एलिजा ALIJAH, एलिजा इम्फे, ये याद रखना अपने नाम। और बाकी जो 3 अन्य हैं उनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। ये है रॉबर्ट चैम्बर्स, पहले हैं रॉबर्ट चैम्बर्स, फिर हैं आपके लेमात्रे, लेमात्रे, और इनको हम सीजर के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट हैं आपके जो तीसरे हैं आपके, वो हैं आपके जॉन हाइट, जॉन हाइट, HYDE। तो ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अन्य जो जज आए थे, क्योंकि आजकल चीफ जस्टिस जो एलिजा इम्फे है वो नाम हमें हर किताब में दिखता है, इवन जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं उसमें भी आपको ये नाम दिखता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हर कोई अटेम्प्ट करेगा। परंतु अगर इसके अलावा पूछा जाता है जो 3 अन्य जो जस्टिस बनाए गए थे वो कौन-कौन है, तो रॉबर्ट चैम्बर, लेमात्रे एंड जॉन हाइट। तो ये आपने याद रखना है, राइट? तो ये हमने देखा। और साथ में हम देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की क्या अहम भूमिका है। इसमें अगर मैं एक मेन पॉइंट इसका लूँ तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो जोड़ा गया था, ठीक है? और ऑलरेडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 से जोड़ा गया था। इसी वजह से हमें दिखता है 1784 में एक डबल गवर्नमेंट की स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। आपसे पूछा जाता है डबल गवर्नमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ था या किस एक्ट से एस्टैब्लिश हुआ था, तो आपने ध्यान देना है 1784। और वहीं पर आपसे पूछा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में। ड्यूअल, डबल गवर्नमेंट अलग है, ड्यूअल गवर्नमेंट अलग है। ड्यूअल गवर्नमेंट के लिए श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में जो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसी की वजह से हमें दिख रहा था इस एरिया में, किस एरिया में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हमें दिख रहा था ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट लेके आया था रॉबर्ट क्लाइव, जो आपको 18th सेंचुरी में दिख रहा है, क्योंकि 1765 मतलब 18th सेंचुरी। और जो डबल गवर्नमेंट है वो हमें कब दिख रहा है? 18th, ये दिख रहा है आपको 18th सेंचुरी में। ये भी आपको 18th सेंचुरी में दिख रहा है और ये भी आपको 18th सेंचुरी में दिख रहा है। पर पहले आपको क्या दिख रहा है? ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो पहले आया है और डबल गवर्नमेंट बाद में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के बारे में ये बात याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश मोनोपोली थी, ब्रिटिश की मोनोपोली थी भारत में ट्रेड के लिए, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है। बट अभी भी अगर मैं टी ट्रेड की बात करूं, चाय के व्यापार की बात करूं, और चाइना के सभी व्यापारों की बात करूं, चाइना स्ट्रेट सभी व्यापारों की बात करूं, अभी भी टी ट्रेड इंडिया में और चाइना के सभी ट्रेड जो हैं यहाँ पर मोनोपोली अभी भी किसी के पास, किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है। पर भारत के जो अन्य व्यापार हैं, टी ट्रेड के अलावा जो भारत के अन्य व्यापार हैं, वहाँ पर अभी भी मोनोपोली, माफ कीजिएगा, भारत में जो टी टी ट्रेड के अलावा जो अन्य व्यापार हैं, वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी मोनोपोली एंड कर दी गई है, राइट? किस एक्ट से? 1813। देखिए, इसके पीछे क्या पहलू है मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट
जिसने एक सैनिक की भूमिका निभाई थी और आगे चल के जिसने 1804 में फ्रांस का राजा जो बना, तो 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट बहुत शक्तिशाली था। 1804 में वो राजा बन गया था। तो इस वजह से क्या था, उसने कहीं न कहीं ब्रिटेन, जितने भी यूरोप के देश थे, उसको धमकी दे रखी थी कि ब्रिटेन से कोई भी बिज़नेस ना करें, क्योंकि ब्रिटेन और नेपोलियन बोनापार्ट की एक रंजिश थी, उसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमें दिखता है कि जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य कंपनी थी ब्रिटिश की, उनके पास कोई भी मार्केट नहीं थी, क्योंकि यूरोप में माहौल ठीक नहीं था। तो इसीलिए कहीं न कहीं जो ब्रिटेन की सरकार है, उसके ऊपर दबाव हुआ कि जो अन्य कंपनियाँ हैं, उनको भी मौका दिया जाए भारत में व्यापार करने के लिए। इसीलिए 1813 में हमें क्या दिखता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी भारत के व्यापार से संबंधित, उसको अंत किया गया, उसका अंत किया गया, राइट? और चार्टर एक्ट 1833 से आपने ये बात याद रखनी है कि कहीं न कहीं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे, वो बने थे विलियम बेंटिक्स। और ये भी याद रखना, इसी एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, जो लेजिस्लेटिव पावर थी किसकी, बॉम्बे के गवर्नर की और मद्रास के गवर्नर की, वो छीन ली गई। यानी कि अब भारत में सिर्फ एक ही पोस्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वो ही पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और जितने भी विकल्प हैं, मैं कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ द विकल्प, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस का मैं यहाँ पर डिस्कशन करूं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछें तो हम उसका आंसर दे पाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड abolished the monopoly of East India Company trade in India except tea। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? ये है एक्ट आपका एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ डिस्कशन ऑफ बजट। डिस्कशन ऑफ बजट, देखिए, अगर मैं बजट की बात करूं, भारत में जो बजट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में। और फिर मैं कहना चाहता हूँ 1860 वही वर्ष है जब मैकॉले ने भारत को आईपीसी दी। आईपीसी की ड्राफ्टिंग इसी साल हुई है, 1860 में आईपीसी फाइनलाइज हुआ है। तो इसी वर्ष आईपीसी भी दिया गया था मैकॉले के द्वारा। फिलहाल हम देखेंगे, जो बजट है भारत में 1860 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु इसमें जो नॉन ऑफिशियल्स मेरा तात्पर्य है, जो इंडियंस हुआ करते थे, उनको अनुमति नहीं थी कि वो डिस्कस कर पाए, राइट? क्योंकि अगर जिसने पढ़ी हुई है पॉलिटी, अगर मैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करूं, तो हमें पता चलता है यहाँ से कि जो हमारे वाइसरॉय हैं या जो प्रांतीय स्तर के गवर्नर हैं, उनको एक नई काउंसिल ऐड करने को दी गई थी, जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसीलिए अगर मैं केंद्र स्तर के वाइसरॉय की बात करूं, तो वाइसरॉय के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से दी गई थी, और 1853 के चार्टर से एक हमें नई लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली है, राइट? तो दो काउंसिल्स हैं, वाइसरॉय के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें ज्यादातर ऑफिशियल्स होते थे, यानी कि ब्रिटेन वाले लोग होते थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें ग्रेजुअली हमें दिखेगा कि नॉन ऑफिशियल्स ऐड होंगे, यानी कि इंडियंस ऐड होंगे, ठीक है? और हमें दिखता भी है कि 1861 में सर दिनकर राव, सर, एक सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ, 1861 में हमें दिखता है सर दिनकर राव को जोड़ा गया, सर दिनकर राव को जोड़ा गया 1861 में। ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि धीरे-धीरे जो बजट है वो 1860 में आया, और हमें ये भी दिख रहा है कि धीरे-धीरे 1861 तक भारतीयों को जोड़ा जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। परंतु लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर इन्हें जोड़ा जा रहा है, तो बजट में शामिल नहीं किया जा रहा है। बजट में पहली बार भारतीयों को, यानी कि नॉन ऑफिशियल को शामिल किया गया था दूसरे इंडियन काउंसिल एक्ट से। वो दूसरे इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है? काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है? तो भारतीयों को पहली बार बजट में शामिल किया गया है 1892 वाले एक्ट से। बट यहाँ पर याद रखिएगा, बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नो सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक विषय में आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं। जैसे आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप पूछेंगे कि सर आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलूंगा मैं उत्तराखंड से हूँ। फिर आप ये भी तो जानना चाहेंगे मैं उत्तराखंड के किस किस जनपद से हूँ। तो इस एक ही विषय में अगर आप ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो आप सच्चाई के करीब जाते हैं। पर यहाँ पर समस्या क्या थी, आप एक विषय में एक ही प्रश्न पूछ सकते थे। क्यों? क्योंकि एक क्लॉज था कि नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ऑल्दो भारतीयों को बजट में सम्मिलित किया गया था। और इसी स्टिपुलेशन को, इसी शर्त को, जो नो
सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाली जो शर्त है इसको एंड किया गया था तीसरे इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम 1909 का एक्ट कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। उसमें ये नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाली बात को हटा दिया गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि नो सप्लीमेंट्री वाला जो 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 एक क्लॉज था, इसको किस एक्ट के द्वारा हटाया गया है, तो इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे आप मोल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो एज पर द क्वेश्चन हम कहाँ टिक करके आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, राइट। 1861 में मैंने बता ही दिया आपको कि पहले भारतीयों को जोड़ा गया है, जिसमें से एक नाम हमें मिलता है सर दिनकर राव का, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़े गए थे। और वैसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जैसे मैंने इसका एक और नाम बताया, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया इसको, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसके द्वारा हमें दिखता है इस एक्ट में कहीं ना कहीं पहली बार भारत को मिला है कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो उस समय ये तत्कालीन वाइसरॉय थे। और अगर मैं बात करूं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की, तो भारत को पहली बार प्रांतीय स्तर पे डायरची मिली। डायरची क्या थी, एक टाइप ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, राइट। तो देखिए इसमें ज्यादा तो चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है। अगर आप इच्छुक हैं, राइट, पढ़ने के, तो मेरे ही चैनल पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप इसको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद, 1909 में क्या मिला है, तो अभी मैंने इसका आंसर दे दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। और फादर ऑफ इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है भारत में, लॉर्ड मिंटो को। मैंने अभी बताया आपको लॉर्ड मिंटो, क्योंकि ये उस समय के भारत के वाइसरॉय थे। क्या थे ये, वाइसरॉय, राइट। और डायरची कहां से आई है, डायरची आई है प्रांतीय स्तर पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, उसने क्या किया था, बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली थी, यानी कि सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी थी बंगाल की तरफ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ। पर धीरे धीरे हमने देखा, ग्रेजुअली हमने देखा आगे कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था पहला वाला, आई रिपीट, जो पहला वाला इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, उसके द्वारा हमें क्या दिखता है कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की पावर वापस की गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा 1861, अगर पूछा जाएगा पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, 1861। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए, तो अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा। तो देखिए इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपके पास विकल्पों का भी आंसर होना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। अब देखिए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किस एक्ट से क्रिएटेड हुई थी, किससे क्रिएट हुई थी, ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कहा गया था कि एक फेडरल कोर्ट स्थापित की जाएगी, और हमें दिखता है 2 वर्षों के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 1937 में एक फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बात की गई थी, 1774 में, उसमें इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। वैसे ही जब 1937 में फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश की गई, तो इसके पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस, इसके भी पहले चीफ जस्टिस बने हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, ये कमेंट सेक्शन में जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, एक बार कोशिश करिएगा, जो फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने हैं। डोंट वरी, इसका आंसर मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको देने वाला हूँ, राइट। फिर भी मैं चाहता हूँ मेरा जो जो भी मुझसे जुड़ेगा, जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग रिसर्च लेवल का भी ना छोड़े, अपनी रिसर्च खुद करें, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन है वो डिस्कस करे हैं, और जो एग्जाम में आए हैं, राइट, ये अलग अलग एग्जाम में आए हैं, कोई यूपी पीसीएस में आया है, कोई आईएएस में आया है, कोई अलग-अलग स्टेट के पीसीएस में आया है, तो मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया जो ऑथेंटिक है, और आप जानते ही हैं क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, और उन विद्यार्थियों तक मेरा ये चैनल को पहुँचाइए जो लोग किसी कारण, और खासकर जो आर्थिक कारण है उसकी वजह से फीस नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग भी तैयारी कर पाएँ। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।